Hello everyone. Hope you all are doing well. Today we are going to start with chapter 6 of political science which is fundamental duties. हमने चैप्टर 5 तक फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर लिए थे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो जैसे राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे ड्यूटीज़ भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है। पर जैसे हम राइट्स को इन्फोर्सेबल करा सकते थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके, पर हम ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल इतना जल्दी नहीं करा सकते हैं। इसकी इन्फोर्सेबिलिटी वैल्यू 0 है। पर डिफरेंट थिंकर्स और ऑथर्स ने ये बात बोली है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटी, देयरफॉर दीज आर नोन एज टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। इन्हें हम क्या कहते हैं, टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन बोलते हैं। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में, राइट्स एंड ड्यूटी। उसमें महात्मा गांधी ने कहा था गिव देम राइट्स दे ऑटोमेटिकली गेट्स द ड्यूटीज़। मतलब कि उन्हें राइट्स दे दो या ड्यूटीज़ दे दो तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। राइट्स के बिना ड्यूटीज़ अधूरी है और ड्यूटीज़ के बिना राइट्स अधूरे हैं। तो इसलिए हम देख लेते हैं ये डिफरेंट ड्यूटी से कैसे अलग है। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आपकी मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे आपके पास मौलिक अधिकार है वैसे आपके मौलिक कर्तव्य हैं। देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करी जाए ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। इसे 42nd अमेंडमेंट करके 1976 में चैप्टर 4A बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा चैप्टर, 4A। उसके तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम देख लेते हैं किसके कहने पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई हैं। तो आपकी एक कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह की कमेटी। कौन सी कमेटी बनी थी, ये आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है लाइन्स। स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी थी इन द ईयर 1976 में। उन्होंने रिकमेंडेशन दी किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इंक्लूजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इस कमेटी ने देखो क्या कहा था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, पर अमेंडमेंट के बाद आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुई। आज की डेट में आपके पास कितनी ड्यूटीज़ हैं, 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो आपकी 2002 में ऐड हुई है। कौन सी अमेंडमेंट करके, 86th अमेंडमेंट करके आपकी अब कितनी ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, देखो जो लाइन्स है आपको लिखनी है अपनी इंट्रोडक्शन में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमने बोरो कहाँ से करा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया है। जो यूएसएसआर आज का रशिया है, जो आपने लिखना है यूएसएसआर से लिया गया है। आपकी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ऐड हुई थी आपकी 2002 में, और वो किसके लिए थी, एजुकेशन के लिए थी। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, ये थी। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 1 से लेकर 11 तक। देखो वो ये लिखा है ना, 42nd अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में 76 में, 4th चैप्टर आया, आर्टिकल 51A में इंक्लूड है ये 10 ड्यूटीज़, और 11वीं ड्यूटी आपकी 2002 में 86th अमेंडमेंट से आई थी। ये वही लाइन है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया जो भी बातें आपने रिस्पेक्ट करना है उसके आइडल्स को। अब आपके आइडल्स कौन से होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशंस को, आप फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है एक इंस्टीट्यूशन है, एक हाई कोर्ट है एक इंस्टीट्यूशन है, आपने इन सबको रिस्पेक्ट करनी है। और आपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल 2017 में एक केस आया था, उसके अंदर बोला गया कि जो नेशनल एंथम है आपका, मूवी हॉल हो गए, जो थिएटर हो गए, मूवी स्टार्ट होने से पहले 2-3 मिनट जो आपको नेशनल एंथम के लिए स्टैंड होना पड़ेगा और अपने रिस्पेक्ट और पैट्रियोटिज्म शो करना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है, वो कहते हैं कि नेशनल जो एंथम होता है वो किससे रिलेट करता है, आपका नेशनल एंथम आपका रिलेट करता है पैट्रियोटिज्म से, देशभक्ति से। और देशभक्ति आपकी हमेशा किससे होती है, दिल से होती है। और आप मूवी हॉल में क्या करने जाते हो, मूवी हॉल में हम फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट जाते हैं। अगर इंटरटेनमेंट के लिए आप फ्रेश अप होने जा रहे हो वहाँ, और उसके बीच में आपको बोल दिया स्टार्ट में कि आपने पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति शो करनी है, तो ये कैसी देशभक्ति होगी वहाँ, कि आप एक किसके लिए खड़े हो रहे हैं, सिर्फ एक अपने दिखावे के लिए की ड्यूटी हम फॉलो कर रहे हैं। आप दिल से तो उस ड्यूटी को फॉलो करोगे नहीं। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को, जो सिनेमा हॉल वाला था, धीरे धीरे करके इसे मैंडेटरी से हटा दिया गया। तो उसके बाद देखो सेकंड आपकी ड्यूटी आती है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम।
देखो इसका मतलब क्या है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो आगे आए, मूव अहेड। इतनी जल्दी तो हमारे को फ्रीडम जल्दी नहीं मिली थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल थी। मतलब कि हमने उसकी चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी है। जब भी हम क्या बनाते, शहीदी दिवस बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट शहीदों के लिए, ठीक है। हम डिफरेंट और कौन से यूनिटी डे बनाते हैं। हम जो भी नेशनल स्ट्रगल को हमारे शो करता है ना, हमने वो डे इसको भी सेलिब्रेट करना है कि बच्चों में और लोगों में जागरूकता बनी रहे कि हमने कैसे स्ट्रगल से फ्रीडम एक्वायर की थी, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी, अहिंसा परमो धर्म, हम महात्मा गांधी की जयंती बनाते हैं, उनका जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद देखो थर्ड ड्यूटी आती है आपके, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। कि आपने कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आपकी सोवरेनिटी को, देश की प्रभुसत्ता को, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, प्रभुसत्ता को, यूनिटी एकता को, इंटीग्रिटी जो जोड़ के आपने रख रखा है इंडिया को, उसकी ख़त्म ना होए। हम कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते, तो हमने इसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जो हमारी फ्रीडम है, हमारी इंडिया है, कैसे आया है फ्रीडम, आपको बड़ी स्ट्रगल के साथ मिली है। इसमें वही चीज़ है कि इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर अ सॉवरन स्टेट, हाउएवर टू रिमाइंड द पीपल दैट दे आर प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये उनकी ड्यूटी है लोगों की कि वो इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सके, यूनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। कैसे, मतलब कि ये नहीं भेदभाव शुरू कर दिया आपने, हिंदू मुस्लिम पारसी क्रिश्चियन, ये सब कुछ हटा के हमने सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना है इंडिया की। अब देखो फोर्थ ड्यूटी आपकी आ जाती है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड फॉर। देखो कभी भी अगर नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोविड ईरा की बात करो तो ड्यूटीज किनकी लगा दी थी कोविड के टाइम में, पुलिस ऑफिसर्स की, सिक्योरिटी वगैरह चेक करना और लोगों को घर के अंदर ही रखना, बाहर ना वो आ सके। मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस फोर्स थी, आर्मी वालों की भी ड्यूटी लगा रखी थी कुछ ऐसे एरियाज में जो डिप्राइव्ड थे थोड़े से। और उसके बाद क्या कहा, डॉक्टर्स की भी लगा रखी थी। अब डॉक्टर्स तो क्या है, हमारा काम तो सिर्फ हॉस्पिटल में है, इतना 9 से 5 है या जो भी है, हमने इतने मरीज देखने हैं, हम ये कैसे संभालेंगे, कोविड की सिचुएशन आई है। तो ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो डिफेंड एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड फॉर। जब भी बोला जाए, उनके कॉल करा जाए उन्हें नेशनल सर्विस के लिए, तो उन्हें अपनी उपस्थिति जो अभी है वो सामने आएंगे और हेल्प करेंगे। उसके बाद वो क्या है, फिफ्थ आपकी ड्यूटी होती है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब कि आपने ब्रदरहुड की फीलिंग को प्रमोट करना है इंडिया में। आपने किसी सेक्शन पे या किसी लैंग्वेज बेस पे भेदभाव नहीं करना। आप ये नहीं कह सकते ये लैंग्वेज आपकी, ये मणिपुरी भाषा बोल रहे हैं, ये पंजाबी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इस बीच में भेदभाव होना चाहिए, काले गोरे का नहीं होना चाहिए, रिलीजन हिंदू मुस्लिम का नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, रीजन का नहीं होना चाहिए। जैसे ये नहीं कह सकते ये तमिल वाले हैं, ये हरियाणा वाले हैं, ये पंजाब वाले हैं, ये सब कुछ इनसे ऊपर उठना है। हमने ब्रदरहुड की फीलिंग को आगे बढ़ाना और जो वुमेन की डिग्निटी है, उसकी मर्यादा, उसके बचाए रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा आपके पास बात आ जाती है नेक्स्ट आपके, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड वी हैव टू अबंडन एंड रिनाउंस द कस्टम दैट एम एट इन्फ्लिक्टिंग ह्यूमिलेशन अपॉन वुमेन। जैसे सती प्रथा है, मैं आज की डेट में चलो सती प्रथा नहीं रही, पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो सोचो रिलीजियस के नाम पे मैं कह दूं कि वुमेन को तो सती होना ही पड़ेगा, या विडो रीमैरिज का कंसेप्ट है उसे भी ख़त्म करो। विडो, अगर एक बार वुमेन का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, विडो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन से कंसेप्ट है, वुमेन की डिग्निटी पे एक तरह के धब्बा है। तो ऐसे जो कंसेप्ट हैं इन्हें हटाना चाहिए हमें। और सती प्रथा जैसे एंड हुआ था, वैसे ऐसे जो कस्टम्स हैं जो अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटीज़ में, जो आपकी बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं, जो ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं जहाँ वुमेन की डिग्निटी को हार्म होता है, तो हमने वो वाले कस्टम्स को, प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना है। इसका मतलब ये है। अब देखो सिक्स्थ आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। देखो जो हमारा कल्चर है उस पर किसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट पड़ रहा है। वेस्टर्नाइजेशन भी हो रहा है साथ साथ। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब अगर हम वेस्ट कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं अपने फूड हैबिट्स में, अपने फैशन हैबिट्स में, क्लोथिंग में, एजुकेशन में, तो वेस्टर्नाइजेशन है। और मॉडर्नाइजेशन का क्या कंसेप्ट होता है, मॉडर्नाइजेशन ये नहीं होता कि सिर्फ आप वेस्ट को ही फॉलो करोगे। मॉडर्नाइजेशन होता है कि आप मॉडर्न तरीके से करोगे, कि अगर आपको जो चीज़ मॉडर्न लग रही है आप अपनी कंट्री से भी उठा सकते हो वो चीज़,
ईस्ट कंट्री से भी उठा सकते हो, नॉर्थ कंट्री से उठा लो अगर वो चीज़, साउथ कंट्रीज होगी या वेस्ट कंट्रीज होगी, तो कोई भी। मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन की तरह देखा जाता है। जिस चीज़ को आप मॉडर्नाइज मानते हो आप, जैसे टेक्निक्स है, अगर मैं बात करूँ नासा की टेक्निक्स थोड़ी बहुत इसरो फॉलो कर रहा है तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आ जाता है आपके पास कि हमने इन सब चीज़ों से बचाना है अपने रिच हेरिटेज को, इन सब चीज़ों इसमें क्या आ जाता है आपका, एक और चीज़ आ जाती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे एक हमारे कल्चर में एक सिस्टम चलता है अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और उनकी रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स की। फॉरेन साइड चलो जो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा कम ही है। देखो ये जो लाइन है, मैं आपको वही लाइन ढूंढ के बता रही थी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, लव, कंपैशन फॉर एनिमल्स, फ्लोरा फोना, नॉन वायलेंस, लिव एंड लेट लिव, ये हमारे कल्चर की वैल्यू है। ये हमारे एंशियंट टाइम में भी था, मिडीवियल टाइम में भी फॉलो हुआ और ये अब मॉडर्न टाइम में भी फॉलो होना चाहिए। तो ये हमारे इंडिया का कल्चर, हम इसे छोड़ नहीं सकते, ये हमारी ड्यूटी है, हम इसे प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बात दूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कंसेप्ट है। कॉन्ट्रैक्ट करो एक पहले, उसके हिसाब से अगर तुम्हारी शादी चली वरना तोड़ दो, ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये कहाँ पॉपुलर है, ये आपकी वेस्ट कंट्रीज में पॉपुलर है। तो यहाँ क्या होता है, पहली कंडीशन फिक्स होती है, अगर प्रॉब्लम कुछ भी होती है तो हम ऐसे तरीके से डिवोर्स ले लेंगे। तो पहले तोड़ने का कंसेप्ट है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इंडिया में जितना मर्जी मॉडर्नाइजेशन कर लो, कभी आ सकता है कंसेप्ट। यहाँ हमारा जो कंसेप्ट है इंडिया में मैरिज का, क्या सैक्रामेंटल मानते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, वो क्या मानते हैं, सैक्रामेंटल, कि बंधनों का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, ऐसे ऐसे कहते हैं ना वर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, सैक्रामेंटल मानते हैं कि एक वो फायर के राउंड्स लेना 7 या फिर 4 राउंड्स लेना गुरु ग्रंथ साहिब की। तो ये क्या है आपके, सैक्रामेंटल है ये चीज़, हम इसे इतनी जल्दी तोड़ नहीं सकते। तो ये हमारे कल्चर में, तो हमें अपने ऐसे कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, तो आके हम अपनी रिच हेरिटेज जो आपके कल्चर की वो प्रोटेक्ट कर सके, और इससे हमारी डिग्निटी है वुमेन के साथ साथ, और जो दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी फॉलो हो। उसके बाद देखो क्या बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट, 7th जो आपकी ड्यूटी है वो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। क्या आप देखो आपके डिफरेंट एक्ट्स बने, फॉरेस्ट एक्ट बन गया, इंडियन फिशरीज एक्ट बन गया, नेशनल ट्रिब्यूनल्स आ गई हैं इन्वायरमेंट के लिए भी, एनिमल राइट्स वाले आ जाते हैं। अभी आप किसी जानवर को, यहाँ कुत्ते वगैरह को, एक केस आया था, एक वीडियो आई थी कि एक लेडी ने एक डॉग को अपनी एक्टिवा के पीछे बांध के आधा किलोमीटर तक दौड़ाया है। तो एनिमल राइट वाले उस पर केस कर देते हैं, मतलब कि जानवरों के भी अपने अधिकार हैं। एक केस था कि वो एलिफेंट ने कुछ ऐसे बॉम्ब सा था पाइनएप्पल में, केरला के में। अब ये पिछले साल के रिसेंट ही थी, 2020 आई थिंक इन जून में, केरला में, कि एक प्रेग्नेंट एलिफेंट ने क्या खा लिया था वो बॉम्ब टाइप, उसके बाद जो ब्लास्ट हो जाता पेट में, उसका बेबी भी मर जाता, बेबी एलिफेंट भी। तो ये क्या, यहाँ के नेशनल ट्रिब्यूनल ने इसका जिम्मा उठाया कि किसकी जिम्मेदारी थी। तो क्योंकि एनिमल्स के भी राइट होती हैं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। हमें क्रिएचर्स को बचाना है, पानी को पोल्यूट नहीं करना, ये क्या है, हमारी ड्यूटी है। ये नहीं कि आप पानी को पोल्यूट कर रहे हो, आप एयर को पोल्यूट कर रहे हो, ये क्या है, आपकी ड्यूटी है। उसके बाद देखो 8th आ जाती है ड्यूटी, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखो इसका मतलब क्या होता है कि आप वही पुराने जमाने वाली सोच ना रखो, कि साइंटिफिक टेम्पर रखो। अगर कोई रीज़न, अगर कोई चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, इसका रीज़न क्या है। ये डिवाइन राइट वाला कंसेप्ट नहीं है कि राजा ने बोल दिया घर में रहोगे तो घर में ही रहोगे, आप बोलो घर में क्यों रहेंगे, रीज़न क्या है इसका, इंक्वायरी करो। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम में क्या देते हैं कि आपका राइट टू मूव है वो ख़त्म हो जाता है, कि आपने क्या अपने घरों में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना। अगर कुछ लोग हों वो तो यही कहेंगे महामारी चल रही है, घर में रहना है, ठीक है। अभी कुछ टाइम के लिए शॉप्स वगैरह वो ओपन कर देते हैं, स्कूल्स ओपन कर देते हैं। तो इंटेलेक्चुअल जो पर्सन थे वो उठते हैं सवाल उठाने के लिए कि आप शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हो तो स्कूल क्यों नहीं खोल रहे, स्कूल ना खोलने के पीछे क्या रीज़न है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, चिल्ड्रन की एज क्या है, शॉपिंग मॉल में क्या रोज़ बच्चों का जाना जरूरी है। तो ये क्या साइंटिफिक टेम्पर है। अगर हम हर एक लॉ के पीछे, एक नोटिफिकेशन के पीछे अगर हम अपना माइंड का यूज़ करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों है, इसका कहते हैं, इसलिए हमने इंडिया के लोगों को क्या 21st सेंचुरी के द पीपल ऑफ इंडिया वर्शिपिंग द ग्रेव्स
एंड समटाइम फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल गिफ्ट दे मेक सेक्रीफाइस। ये जैसे हम जैसे बकरे की बलि वगैरह दे देते हैं, ये क्या है, वही पुराने ज़माने वाली सोच है कि ये वाले कंसेप्ट को भूलना पड़ेगा हमें और अपना दिमाग साइंटिफिक टेम्पर लेके आना पड़ेगा अपना, इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या आपका 9th आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजूरे वायलेंस, कि मतलब क्या है, अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है। अभी देखो क्या होता है कि लोग रोडवेज की बसें वगैरह जलानी शुरू कर देते हैं। पब्लिक की प्रॉपर्टी देखो किसके लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है। मैं आज बस से एक जला देती हूँ, कल एक बस की कमी पड़ जाएगी, बस स्टैंड पे लाइंस लग जाएंगी, बस की सर्विसेज नहीं आएंगी, एक जो सीट 45 या 25 बंदों की है वहाँ 50 बंदे चढ़ के जाएंगे। आप खुद बताते हो किसको प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट के पास क्या है, अपनी पब्लिक व्हीकल्स हैं, उनके पास सरकारी गाड़ियाँ हैं, वो बसों में तो ट्रैवल करते नहीं हैं। हरियाणा रोडवेज़ की, पंजाब रोडवेज़ की, हिमाचल रोडवेज़ की बस से जला के नुकसान किसे होगा, लोगों को होगा, पब्लिक को होगा। आप बस में बैठे बैठे क्या करते हो, सीट खराब कर रहे हो, पैन मार के उसका सीट खराब करो, किसका नुकसान है, किसने आना है। आप नहीं बैठोगे तो दूसरा पब्लिक ही बैठेगा, नेता तो बैठेगा नहीं, मोदी तो बैठेगा नहीं उस बस में आके। आप उस पर कमेंट लिख रहे हो दीवारों पे, पब्लिक दीवारों पे, हर कमेंट को मोदी आके पढ़ेगा नहीं हर बस में, ठीक है ना। तो पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पब्लिक को इम्पोर्टेंस दिया है। प्रियम्बल अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोच। ये संविधान किसने किसे दिया है, लोगों ने अपने आप को दिया है। तो ये जो पीएम है, सीएम है, जो भी है, ये सबको उन्हें रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, जिन्हें हमने इलेक्ट करा है। अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब करेंगे तो हम अपनी ही प्रॉपर्टी को ख़राब करेंगे। इस जो ड्यूटी का कहने का मतलब ये है। 10th ड्यूटी आपकी टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, कि हमने अपने आप को इतनी डेवलपमेंट करनी है कि देखो इंडिया में क्या है या किसी भी वर्ल्ड में क्या है, चिल्ड्रन को, यूथ को क्या माना जाता है, एसेट माना जाता है, एसेट माना जाता है ना, क्योंकि ये क्या करेंगे, हमारी एसेट्स को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट। ये भी कहते हैं ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, यहीं पढ़ाओ और यहीं कमाओ, ये वाली नीति भी चलती है कि जो हमारे नेशनल वेल्थ है इसके अंदर इंक्रीज हो, इंडिया की पॉपुलैरिटी बढ़े। तो ऐसे हमने काम करने, एक्सीलेंस आना हर स्पेयर में लाइफ की, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, किसी भी चीज़ में। उसके बाद देखो क्या है, 11th ड्यूटी आती है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स। देखो एक इसमें आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21A, इसमें क्या था कि हर स्टूडेंट का, एक बच्चे का 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे का 14 साल तक क्या है, 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन्हें किसका अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है। वो आर्टिकल 21 उन्हें उनके अधिकार बता रहा है, वो उनको बता रहा है एजुकेशन का राइट। ये 11th ड्यूटी बता रही है पेरेंट्स की क्या ड्यूटी बनती है बच्चों को एजुकेशन देने की। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चों को एजुकेशन देने की, कि 6 से 14 साल की उम्र में उनको पढ़ाया जाए। ये नहीं कि फैक्ट्री में वो काम करने जा रहे हैं, चूड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, उनकी आइज़ वीक हो रही है। आपने एक पोएम भी पढ़ी होगी +2 क्लास में, बड़ी पॉपुलर पोएम है कि वो जो उनकी आइज़ क्यों वीक है, उन्हें शेक्सपियर की जो पोएम है वो याद नहीं होती है, उन्हें वो उनका मेथड पता होता है कि चूड़ियाँ कैसे बनानी है, इनकी चिंगारियों से उनकी आंखें, उन्होंने कभी क्लीन इन्वायरमेंट नहीं देखा। तो इन सब चीज़ों से ही सब कुछ जान के ये ड्यूटी है बनाई गई है। 86th अमेंडमेंट आई थी 2002 में, जो ये ड्यूटी ऐड हुई कि एवरी जो स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज विद इन 10 ईयर्स ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें क्या मिलना चाहिए, एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये है इसमें। अब हम इन्हें इवेलुएट कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इवेलुएशन अगर देखें तो यहाँ होता है नो अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ड्यूटीज़ दे दी पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से ये नहीं बताया। हाई आइडल्स दे देगी, इतने बड़े बड़े आइडल्स दे देगी कि इंडिया अभी भी रूरल लोग हैं वो इन आइडल्स को मानते नहीं। अभी भी क्या होता है, एनिमल सेक्रीफाइस होते हैं, अभी भी पूजा स्थान पे क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस करते हैं लोग। चाहे अगर आप ये चीज़ें देखोगे ना मॉडर्न सिटीज़ में, दिल्ली जैसे हो गया आपका, मुंबई हो गया,
या चंडीगढ़ जैसे सिटीज़ में क्या एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होंगे। अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओगे, कोई आप राजस्थान के एक छोटे से गांव में चले जाओ, वहाँ आज भी बलियाँ देते हैं लोग। किसकी देते हैं? बकरे की वगैरह की या फिर दूसरे एनिमल्स की। तो ये सेक्रीफाइस अभी चाहे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ को डाल दिया हाई आइडल्स को कि ये करना है हमने वो करना है, पर इसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी कोई पॉलिसी नहीं है। दिस शुड हैव बीन इंक्लूडेड चैप्टर 3। कह रहे हैं चैप्टर 3 में इंक्लूड होनी चाहिए थी। चैप्टर 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब अगर इन्हें इन्फ्रिंज करेंगे तो हम कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा लेंगे, पर ड्यूटीज़ के लिए हम कोर्ट में नहीं भाग सकते। उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज रिमेन अनन्यूमरेटेड। कुछ ड्यूटी ऐड करना भूल गए वो। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है इनकी। ड्यूटीज हैव नॉट बीन लिंक्ड विद राइट। ड्यूटी को राइट्स के साथ, जो हमारे राइट्स हैं उनके साथ नहीं लिंक करा गया है, इसका मतलब ये है। अब इम्पोर्टेंस क्या है फंडामेंटल, देखो ये ना आपसे 2 मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है कि राइट एनी 2 इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, या जो 2 फंडामेंटल ड्यूटीज बताओ। ये तो हमेशा ही आता है कि 2 फंडामेंटल ड्यूटीज आपने बतानी है। आप पहली बता दो। एक तो सारे स्टूडेंट ये वाली बताते हैं कि नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, हमने साइंटिफिक टेम्पर रखना है। ये बड़ी जनरल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अगर आप एक थ्रो में पढ़ोगे तो 11 की 11 आपको याद भी हो सकती हैं। उसके बाद देखो हेल्पफुल एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स। अगर हम ड्यूटीज़ को फुलफिल करेंगे तो हम राइट्स अपने आप एंजॉय करेंगे, इसका मतलब ये है इंपॉर्टेंस। क्रिएट सेंस ऑफ ड्यूटी, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ड्यूटी बताती है कि हमने ये चीज़ करनी है। जैसे मुझे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप देखोगे 15 अगस्त पे क्या होता है कि अगर जिसका भी नेशनल फ्लैग गलती से भी गिर जाए, वो टीम क्या हो जाती है? डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसका मतलब ये कि उसकी इतनी वैल्यू है, हाई पेनल्टी लग जाती है, पनिशमेंट भी देते हैं। अगर आप देखोगे स्कूल टाइम में मैंने ये सुना भी था कि अगर जैसे कोई स्कूल की टीम्स जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करने, और उनका जो नेशनल फ्लैग किसी टीम का गलती से टच हो जाए लैंड पे या फिर गिर जाए, तो क्या होता है? रिस्पेक्ट के साथ रखना हमने उसे। क्रिएट पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की फीलिंग आती है। उसके बाद क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये हमारे को गाइड करते हैं कि हमने कैसे देश में रहना है, क्योंकि ड्यूटीज़ बताते हैं। रिमूव डेफिशिएंसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमी रहेगी तो उसे रिमूव करा है इन ड्यूटीज़ को ऐड करके। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, कोई ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कर रही है, बल्कि राइट्स के साथ इनका मेल जोल कर रही हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स जो होते हैं वो एक ही, जैसे कहते हैं ना कि एक पहिए की तरह काम कर रहे हैं, दोनों साथ चलते हैं। एक रिक्शे के एक रथ के 2 पहियों की तरह काम कर रहे हैं। एजुकेटेड वैल्यू है, इनकी सिग्निफिकेंस है। एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कि कैसे आपने देश में रहना है, आपने कैसे आइडल्स को फॉलो करना है, कैसे आपने रिस्पेक्ट करनी है नेशनल एंथम की, नेशनल फ्लैग की, इंस्टीट्यूशन की, पब्लिक प्रॉपर्टी की। मतलब ये चीज़ें हमें सिखा रहे हैं। उसके बाद देखो कंक्लूजन है, आप ये लिखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है, पर इनको इनकी इम्प्लीमेंटेशन बताया नहीं गया कंसेप्ट कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इसे पार्ट 3 में इंक्लूड करना चाहिए था बाकायदा इसे, पर इसे हमने कहाँ इंक्लूड करा? 4A में। कौन सी अमेंडमेंट से हुआ है ये, कितनी ड्यूटीज़ हैं, आपने ये सब ऐड करना है। अब हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन आए हैं। गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी में पूछा गया कि एग्जामिन द फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपने इसके अंदर सारी ड्यूटीज़ लिखनी है। इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट के जरिए जो आई थी आपकी ड्यूटी, वो 10 आपने ड्यूटी लिखनी है। और उसके बाद देयर नीड्स एंड इम्पॉर्टेंट, नीड और इम्पॉर्टेंट का मतलब यही है कि आपने इसकी इम्पॉर्टेंट लिखनी है। और जब आप 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिख दो, आप ये भी बताओ कि 11th ड्यूटी भी है जो आपकी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई है। ये ड्यूटी किस बारे में है? वो चिल्ड्रन की एजुकेशन के बारे में, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के बारे में। और ये 86 अमेंडमेंट हुई कब है? 2002 में। आपने ये सब चीज़ें बताओगे तो आपको 18 में से 16 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, 17 भी दे सकते हैं वो। उसके बाद डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आपने सारी ड्यूटीज़ बतानी है और लास्ट में कंक्लूजन दे देना है कि इनकी ज़रूरत क्या है। कंक्लूजन में हम हमेशा बताओगे नीड क्या थी, इसकी थोड़े बहुत 2-3 लाइनें आप बता सकते हो कि हम ये समझते हैं इनकी होना चाहिए, ये इसका कंसेप्ट ही अच्छा है। अब देखो आपको अगर कोई भी डाउट होता है, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। And thank you so much. Have a nice day.